नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से सीएम विजय की अपील। कावेरी नदी में मेकेदातु बांध परियोजना रोकने की अपील। निर्मला सीतारमण से मांगा फंड। यूपी में कनेक्टिविटी और रफ्तार को नया आयाम। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के लिए दिया आदेश। राहुल गांधी ने सीबीएसई रिजल्ट में हेरफेर का लगाया आरोप। न्यायिक जांच की मांग। पूछा, संदिग्ध कंपनी को कैसे दिया ठेका। बोर्ड ने नकारे आरोप। उत्तराखंड में अफसरों की रीलबाजी पर लगेगी रोक। सीएम धामी की सख्ती के बाद तैयार होगी गाइडलाइंस। यूपी में नौतपा के बीच आज से मिलेगी बड़ी राहत। बारिश के साथ आंधी और ओले गिरने की चेतावनी जारी। 10 डिग्री तक गिरेगा पारा। देश भर में आज मनाई जा रही बकरीद। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर पाबंदी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर बलिया से। बलिया में अपराधियों के खिलाफ चल रही चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार बरामद शराब की कुल मात्रा 3105 लीटर बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को एक पिकअप वाहन के जरिए बिहार भेजने की तैयारी थी, जिसे शराब माफिया द्वारा ले जाया जा रहा था। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी पिकअप वाहन और शराब छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना दोगड्डी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छापरा मार्ग के दक्षिण दिशा में पीपल के पेड़ के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने बरामदगी के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना दोगटी की पुलिस के द्वारा अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र दोगटी की पुलिस के द्वारा बिहार तस्करी के लिए ले जाई जा रही एक पिकअप गाड़ी, जिससे कुल 300 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख है को बरामद किया गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। रुक करते अगली खबर का। खबर कन्नौज से। कन्नौज में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मृतका के घर का पुराना ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद फरार हो गया था। वह समय समय पर जरूरत पड़ने पर महिला के घर ड्राइवर के रूप में काम करता था, जिससे उसकी घर में आवाजाही बनी रहती थी। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में लगी थी। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। यह घटना बीते 3 दिन पहले छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बनवारी नगर मोहल्ले में हुई थी, जहां व्यापारी की पत्नी का शव उसके ही घर में मिला था। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। देखिए 25 तारीख को अपराह्न में जो मंजू वर्मा है बनवारी नगर छिबरामऊ कस्बे की, उनकी हत्या हुई थी। उसकी घटना के अनावरण के लिए हमारे एसओजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, उनकी पूरी टीम और हमारे निरीक्षक छिबरामऊ लगे हुए थे। लगभग 5 टीमें लगाई गई थी और आज इसका अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस मुठभेड़ में सालू उर्फ सल्लू, जो जेरपिला का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है।
इसके कब्जे से एक चेन सोने की, 6 अंगूठियां और कानों के 2 टॉप्स बरामद हुए हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। औरैया के बिदुना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। घर के अंदर 65 वर्षीय संतोष कुमारी का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एसपी अभिषेक भारती और एएसपी आलोक मिश्रा ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं सीओ बिदुना पी पुनीत मिश्रा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। शुरुआती तौर पर मौत को संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। रायपुर में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जाएगा। प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और केवल निजी परिसरों या अधिकृत स्लॉटर हाउसों में ही कुर्बानी की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना करें ताकि किसी प्रकार की संवेदनशील स्थिति उत्पन्न न हो। नमाजियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों के आसपास पर्याप्त पेयजल व्यवस्था को सुचारू स्ट्रीट लाइट सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासन ने कहा कि त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था और स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर भिलाई से है, जहां साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग पुलिस ने राजस्थान के अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फर्जी व्हाट्सएप डीपी लगाकर खुद को कंपनी डायरेक्टर बताकर 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। यह कार्रवाई थाना सुपेला पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को रायपुर से दबोचा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर होटल और किराए के मकानों में ठहरते थे और वहीं से साइबर ठगी का अंजाम देते थे ताकि पुलिस की पकड़ से बच सकें। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,20,000 रुपये नकद, कई मोबाइल फोन, ATM कार्ड, बैंक पासबुक, सिम कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह संगठित तरीके से लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।
तह तक जाने आने के लिए आज पहले कदम के रूप में 6 आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है और कुछ रकम को उन्होंने सीज किया है। इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम पूरी टीम एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, सीएसपी साहब को, टीआई साहब को और साइबर की पूरी टीम को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज धन्यवाद करता है और साथ ही साथ ये अपेक्षा करता है कि आने वाले दिनों में जो भी रकम गई है आपके सहयोग से हमारे व्यापारी साईराम व्हील्स तक वो पहुंचेगी। प्रार्थी यश बत्रा जो साईराम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं, उनके द्वारा सुबेला थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि उनके पिता जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के श्रीचंद बत्रा, उनका फेक डीपी लगाया जा करके और उनके अकाउंटेंट को कॉल किया गया और उनको बताया गया कि एक एचडीएफसी अकाउंट में उनको 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, ऐसा बोल करके और उनके यहाँ काम करने वाली जो अकाउंटेंट है उससे 20 लाख रुपए ठगों के द्वारा ठग लिया गया और एक उस प्रकरण में ऑनलाइन ठगी की गई। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। सूरजपुर में डीजल चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। प्रतापपुर पुलिस ने भारतीय पेट्रोलियम कंपनी के टैंकरों से डीजल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालक रविकांत यादव और टैंकर चालक सलीम रहमान खान को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मुगलसराय से उड़ीसा जा रहे 2 टैंकरों WB 78 52 26 और NL 06A 91 29 से डीजल की चोरी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से करीब 950 लीटर डीजल, दोनों टैंकर, एक स्कॉर्पियो UP 67 AM 9993 और चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई 22 मई 2026 की रात मुखबिर की सूचना पर की गई, जब पुलिस ने ढाबे पर दबिश दी। ढाबे के पीछे कमरे से ड्रम, जरीकेन और कटिंग मशीन सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ। मामले में अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज कर BNS की धारा 316/3, 316/5 और 3/5 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरे टैंकर का चालक सलमान फरार है, जिसकी तलाश जारी है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से, जहां अंग्रेजी शराब दुकान और महतारी बंधन योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दरिमा क्षेत्र में खोली गई अंग्रेजी शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कलेक्टर से शराब दुकान हटाने की मांग करते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़े तो वे महतारी बंधन योजना का लाभ छोड़ सकती हैं, लेकिन क्षेत्र में शराब दुकान नहीं चाहती। इस दौरान कलेक्टर और महिलाओं के बीच बातचीत भी हुई। वहीं कलेक्टर ने महिलाओं से पूछा कि क्या उन्हें महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है, जिस पर महिलाओं ने जवाब दिया कि वे योजना का पैसा छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन शराब दुकान बंद होनी चाहिए। इसी मामले में दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए शराब बेचकर महतारी बंधन योजना का पैसा दिया जा रहा है, जो सरकार के लिए शर्मनाक है। उन्होंने इसे सरकार के मुंह पर तमाचा बताया। मामला अब राजनीतिक रूप से गर्मा गया है और विपक्ष सरकार की नीति पर सवाल उठा रहा है। दिमाग वही काम करी कि भाई हम तो शराब दुकान बढ़िया दे आए हन आवेदन, तय कलेक्टर साहब हम लकाबर पूछत है महतारी बंधना पर, तो हमर मन में ये लगा थे कि ये महतारी बंधना शराब दुकान का कनेक्शन है भाई हैं। और कलेक्टर साहब कहिन कि यही में ना सरकार लाए होते वही दारू भट्टी ला बंद करवाए बराए रहे कलेक्टर साहब से। अब आश्वासन तो का मिली, अब हम आवेदन दे जैसे गए वैसे बनना पैसा से टिप्पणी कर दें तो थोड़ा सा हमार मन थोड़ा दुखित लगी सभी महिला का है कि वंदा पैसा देहत है। अब एक कति शराब दुकान खोलत है तो ये तो सभी महिला ला अब डर बन गई है कि वही पैसा कमाए के हम वंदा पैसा देते हैं। दरिमा क्षेत्र से महिला हैं, उस क्षेत्र में जो शराब की दुकान खुली है उसको बंद करने को लेकर आई थी। उन्हें यह बताया गया कि उनकी मांग पर जो शासन के नियम है उसके अनुसार परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की मांग को लेकर महिलाओं को यह समझाइश दी गई थी कि जो भी शराब का दुकान है, जो शराब की दुकान है वो शासन के नियमों के अनुसार ही संचालित होती है, वैसे ही जैसे शासन की अन्य योजनाएं भी शासकीय नियमों से संचालित होती है।
रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर पेंड्रा से है, जहां कोटमी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या और लूट की घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। घटना को लेकर दीपक बैज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज जैसी स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और साप्ताहिक बाजारों में 20 बाजार दिन दहाड़े हत्या होना बेहद चिंताजनक है और यह सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदीप सोनी अपने सोने चांदी के बैग को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना से गोरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार केवल कार्यक्रमों और घोषणाओं में व्यस्त है, जबकि आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से माफ़ी की मांग करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल है। उन्होंने प्रदेश में बड़े आंदोलन के संकेत भी दिए और कहा कि कांग्रेस जल्द ही इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। लगातार 3 दिन अनशन वहां चला, धरना चला। क्यों? लाइन ऑर्डर को लेकर एफआईआर नहीं लिखा जाता है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर वहां काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पे कोई घटना भी नहीं हुई, वहां एफआईआर हो जाता है। दूसरे पक्ष का एफआईआर नहीं हो जाता है। क्या यही कानून का राज है? स्पष्ट दिख रहा है यहाँ 2 कानून है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए अलग कानून, आम जनता और दूसरे दलों के नेताओं के लिए अलग कानून। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं। निश्चित रूप से इसको लेकर हम प्रदर्शन करते आए हैं। आने वाला समय में निश्चित रूप से इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी लाइन ऑर्डर को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके। आने वाला समय में सरकार को जगाने के लिए हम आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई न कोई बड़ा निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेगी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर सरगुजा से, जहां सीतापुर विकासखंड में महिला के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसमें सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो की महिला रिश्तेदार से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार राजापुर तहसील में पदस्थ एक तहसीलदार पर आरोप है कि विधायक राम कुमार टोप्पो की बहन अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंची थी। उन्होंने अपनी समस्या तहसीलदार के समक्ष रखी, लेकिन आरोप है कि सुनवाई करने के बजाय उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद महिला मानसिक रूप से आहत बताई जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि समस्या बताने गई महिला के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, जिससे वह बेहद आहत हुई। वहीं पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली और जन सुनवाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि और आगे की कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। आपके बाद ही नहीं आएगा ना, हो गया। एक दिन अंजना मैडम के हस्बैंड के लिए फोन किया है ना, नहीं भैया, अंजना मैडम का हस्बैंड के रूप में अपने काम से आई जी, तो तुषार मणिपुरी तहसीलदार के द्वारा बदतमीजी के बात किया गया। फाइल पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है। हरदोई में बकरीद ईद उल अजहा की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई है। जिले की ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने अकीदत के साथ नमाज पढ़ी और मुल्क में अमन, तरक्की एवं खुशहाली की दुआएं मांगी। त्यौहार पूरे उत्साह, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शहर की जामा मस्जिद और ईदगाह पहुंचकर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने नमाज स्थलों पर मौजूद पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हरदोई पुलिस प्रशासन की ओर से बकरीद को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही प्रशासन ने जनपद वासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सतर्कता और लोगों के सहयोग से बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
रुक करते अगली खबर का खबर हजारीबाग से, जहां जिले में ईद उल अजहा का पर्व पूरे उत्साह, अकीदत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिले की विभिन्न मस्जिदों और प्रमुख हजारीबाग जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने सुबह से पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। नमाज संपन्न होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर और आसपास के क्षेत्रों में खुशियां और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी में खासा उत्साह नजर आया। लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में पहुंचे और नमाज के बाद एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं दी। ईद उल अजहा के अवसर पर पूरे हजारीबाग क्षेत्र में सामाजिक एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश भी देखने को मिला। त्यौहार के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों ने इस मौके पर देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। पूरे दिन क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा और लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाया। सभी भाइयों को बकरीद मुबारक। अभी नमाज पढ़ के हम लोग निकले हैं। नमाज पढ़ने के बाद दुआ किए हैं देश दुनिया के लिए अमन चैन बरकरार रहे, और सभी भाइयों से गले वले मिले हैं। अभी हम लोग घर की ओर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। रुक कर लेते अगली खबर का खबर हजारीबाग से, जहां आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमंत सती ने की। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता और महापौर अरविंद राणा भी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जो आपदा की श्रेणी में आता है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन की सुविधा के लिए प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उपायुक्त ने आम नागरिकों से अपील किया कि दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और सावधानी बरतें। उन्होंने सिविल सर्जन और को निर्देश दिया कि सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि गर्मी से प्रभावित लोगों को तुरंत उपचार मिल सके। हाल के दिनों में डूबने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने गोताखोरों की तैनाती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर निगम क्षेत्र में खराब चापानलों की मरम्मत और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बैठक में कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रुक कर लेते अगली खबर की ओर खबर देहरादून से। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं भारी उत्साह देखा जा रहा है और पार्टी मुख्यालय को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार नितिन नवीन शाम 4:35 पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक लगभग 25 स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे शाम 6:15 पर प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कोर कमेटी की बैठक लेंगे। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी अलग बैठक प्रस्तावित है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को नोटिस। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आयुष्मान योजना के पैनल से जुड़े 140 अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। मानकों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई जारी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 मई को मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी। आयुष्मान भारत योजना को पारदर्शी बनाने का सीएम ने दिए थे निर्देश। शासन ने 15 मई को 100 अस्पतालों को पैनल से निलंबित किया था। इतने ही अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को रोका गया। अस्पतालों, मरीजों व चिकित्सकों को लेकर भ्रामक सूचनाएं मिली। शासन ने 15 मई को 100 अस्पतालों को पैनल से निलंबित किया था। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इतने ही अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों का रोका गया भुगतान। अस्पतालों में मरीजों व चिकित्सकों को लेकर भ्रामक सूचनाएं मिली।
अस्पतालों के लिए निर्धारित 35 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है, आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को नोटिस भेजा। आयुष्मान योजना के पैनल से जुड़े 140 अस्पतालों को नोटिस। मानकों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई जारी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 मई को मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी। लखनऊ से बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना को पारदर्शी बनाने का सीएम ने दिए थे निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का